अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। आज हम CS411 के लेक्चर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बुक है बेसिकली दो मॉडल्स पे ही डिपेंड करती है। एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा होता है हमारे पास इवेंट ड्राइवन मॉडल। ठीक है ना। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम आगे स्टडी करेंगे। अभी जो हमारा तकरीबन मिड का जो टॉपिक्स होंगे वो इवेंट ड्राइवन मॉडल पे ही डिपेंड करेंगे। देखिए, जो इवेंट ड्राइवन मॉडल होता है वो बेसिकली जैसे हम रियल टाइम में कोई भी इवेंट करते हैं, जैसे मैं ये अब माउस को मूव कर रहा हूँ, ये भी इवेंट हो गया। या जैसे हम रियल टाइम में कोई भी चीज़ एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं, वो भी हमारी नज़र में एक इवेंट ही हो गया। यानी हमारा मूव करना आगे पीछे लेफ़्ट राइट, ये हमारी नज़र में एक इवेंट ही हो गया। ये तो हो गए रियल टाइम इवेंट। और दूसरे होते हैं हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड इवेंट होते हैं, जैसे ये हम माउस को मूव कर रहे हैं, उसके बाद ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया। एक मिनट। या फिर मोबाइल पे जब हम कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं वो भी हमारे पास इवेंट हो गया। या फिर किसी वेबसाइट पे हम विज़िट करते हैं, उसके मेन्यू हमारे पास होते हैं, जैसे होम हो गया या फिर कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, या जो भी उसके जो पेजेस हो गए, वहाँ पे हम जब जाने के लिए उस लिंक पे क्लिक करते हैं, वो भी हमारे पास हो गया इवेंट। इस बुक को पढ़ने के लिए हमें जो सबसे पहले C++ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। आप उसके बेसिक जो टॉपिक होते हैं जैसे ऊप होगी या डेटा स्ट्रक्चर होगी, वो आपको आने चाहिए। ये दो आपको नॉलेज होनी चाहिए उनकी, ताकि आप जो इस बुक के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हैं उनको समझ सकें। ये थ्योरी कम है इस बुक की और कोडिंग ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ये दोनों C++ प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है। और इस बुक को आप अगर रीड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके लिए दो बुक्स उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं। एक का नाम है इवेंट प्रोसेसिंग इन एक्शन और दूसरी WPF4 अनलीज्ड। ये दोनों बुक्स आपको आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो भी थ्योरी के टॉपिक्स वगैरह हैं ना, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं और हम भी इंशाल्लाह यहाँ से हेल्प लेंगे कि कैसे हम इनको स्टडी कर सकते हैं वहाँ से भी। लेटर ऑन यानी मिड टर्म के बाद हम जो भी इसमें देखेंगे वो हमारे एजेक्स टाइप मॉडल होंगे। एजेक्स का मतलब होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XAML। ये मरूज़ी में भी आ सकता है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक हमें कोडिंग की एग्जांपल दी है। इस कोडिंग को हम समझते हैं कि इस कोडिंग में वो हमें क्या कह रहे हैं। बेसिकली हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम जो हमारे पास यूज़ होता है वो CN और C आउट के लिए इस्तेमाल होता है। CN का मतलब होता है कोई भी हम इनपुट दे रहे हैं और C आउट का मतलब होता है कोई भी हम आउटपुट ले रहे हैं उससे। इंट मेन फंक्शन वो होता है जिसमें हमारा मेन कोड छुपा होता है, यानी हमने उसमें मेन कोडिंग दी होती है जो यूज़र को हमने दिखानी होती है। अब हमने यहाँ पे एक करैक्टर ले लिया A, फिर उसके अंदर हमने डू वाइल लूप इस्तेमाल की। अब ऊपर हमने करैक्टर लिया हुआ है A। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे A इज़ इक्वल टू ये जो STD लिखा हुआ है, पुराने दौर में क्योंकि कंप्यूटर इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करते थे प्रोग्रामिंग को, तो उसके लिए अलग अलग STD या कंसोल वगैरह यूज़ होती थी कंसोल एप्लीकेशन के लिए। अब जो हम इसमें कोडिंग करते हैं वो होता है यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है। तो अच्छा, ये नेटवर्क का मसला हो जाता है, कभी आपको आवाज़ का प्रॉब्लम या स्क्रीन शेयर ना हो तो फिर आप मुझे बता देना। अब ये जो STD लिखा हुआ है बेसिकली वही यूजिंग नेम स्पेस STD की जगह पे यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे हमने ले लिया A इज़ इक्वल टू CN.get, यानी आपने यहाँ पे CN.get का मतलब होता है कि आपने A को यहाँ से ले लेना है, फिर STD C आउट A, फिर आपने आउट को प्रिंट करवा लेना है, A को प्रिंट करवा लेना है। ये लूप कब तक चलती रहेगी? डू वाइल लूप। डू का मतलब होता है ये चीज़ आपने करना है और वाइल का मतलब होता है तब कब तक करना है। अब यहाँ पे हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दी उसको कि जब तक A इज़ नॉट इक्वल टू X, जब तक A X के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपने A को प्रिंट करवाते ही रहना है। बेसिकली ये एक तरह का इवेंट ही है। अब हमने क्योंकि ऊपर करैक्टर A लिया हुआ है तो हर बार वो A को ही प्रिंट करेगा। जब तक हम करैक्टर A की वैल्यू को X के इक्वल नहीं लेंगे तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। ठीक है। ये रिटर्न 0 का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रिटर्न हो गया है।
और जब इसमें कोई एरर या इंटरप्शन आ जाता है तो उसमें रिटर्न 1 कभी प्रिंट होता है, कभी 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाता है। डिफरेंट तरह के एरर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें इवेंट कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इवेंट हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि हमने उसको पहले क्या कर दिया, इवेंट एक डिक्लेयर करवा दिया कि आपने करेक्टर ए लेना है, लेकिन हमने ए की वैल्यू नहीं दी। अगर ए की वैल्यू हम बी दे देते, सी देते, या एक्स दे देते, या एम दे देते, या जेड दे देते, तब तक वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता रहता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरा इवेंट क्या जनरेट करवाया है कि आपने ए की वैल्यू को एक्स के इक्वल लेना है, तब ये लूप हमारी जाके स्टॉप होगी। तो जब हमने ए की वैल्यू ही कोई नहीं दी तब तक ये लूप चलती रहेगी, और ये इन्फिनिटी टाइम तक चलती रहेगी जब तक हम इस लूप को एक्स के इक्वल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का इवेंट हमारे पास बार बार जनरेट होता रहेगा, ए हमारे पास प्रिंट होता रहेगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे उन्होंने एफ स्ट्रीम यूज़ किया हुआ है। एफ स्ट्रीम होता है कि किसी भी फ़ाइल को, जो टेक्स्ट बेस्ड फाइल हो, उसको हमने यहाँ से इनपुट करवाना है। यहाँ पे हमने करैक्टर क्या लिया हुआ है, ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव, यानी ए को नेगेटिव वैल्यू दे दी है हमने। यहाँ पे देखें, सिर्फ हमने ए को एक करैक्टर के तौर पे लिया था, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की थी। यहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, ये नेगेटिव उन्होंने असाइन की है, आप इसको ए बी सी कोई भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि डू और वाइल लूप यहाँ पे इस्तेमाल की है कि डू std यानी यूजिंग नेम स्पेस std। एफ स्ट्रीम हमारे पास यूज़ होती है किसी भी टेक्स्ट फाइल को जो उसी डायरेक्टरी में पड़ी हो उसको फैच करने के लिए, यानी इनपुट करवाने के लिए, ठीक है। और एफ स्ट्रीम इन यानी वो फ़ाइल हमारे पास आ गई। अब देखिए, उस फाइल में हमारी जो ए की वैल्यू होगी वो कोई और दी हुई होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने असाइन कराई है नेगेटिव, लेकिन जब हमने टेक्स्ट फाइल को फैच किया और उसमें से ए की वैल्यू को असाइन करवाया, तब ये लूप चलेगी कि उसमें से ए की वैल्यू हमारे पास क्या है। फिर हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी कि अगर ए की वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, लूप को स्टॉप कर देना है। अब ये प्रोग्राम किस तरह से काम करेगा, इसमें दो तरह के इवेंट्स हमारे पास आ गए हैं। पहला इवेंट ये है कि उसने करैक्टर को देखा कि उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा इवेंट ये है कि वो उसने फ़ाइल एक देखा, उस फाइल के अंदर देखा कि इस फाइल के अंदर जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है। अगर ए की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव के अलावा कोई और होगी तो वो यहाँ पे f.good का मानी है कि उसने वो फ़ाइल फैच की और उसमें ए की वैल्यू को कंपेयर किया कि दोनों फाइल्स को कंपेयर करने पे ए की वैल्यू क्या है। अगर नेगेटिव के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वो ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर नेगेटिव रहेगी तो वो सेम रहेगा और ए की वैल्यू को बार बार प्रिंट करता रहेगा। अब इस फाइल के अंदर जो हमारी टेक्स्ट बेस्ड फाइल है, अगर इस फाइल के अंदर ए की वैल्यू को हम एक्स प्रिंट करवा दें, ए इज़ इक्वल टू एक्स ले लें, तब ये ए की वैल्यू को अपडेट करके एक्स लेगा। अब फिर वाइल लूप को पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, ए की वैल्यू एक्स आ गया तो आपने क्या करना है, प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये दो तरह की हमारे पास कोडिंग की एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल में हमने सिर्फ करैक्टर ए लिया था, दूसरी एग्जांपल में हमने एक टेक्स्ट फाइल को उसमें इनपुट करवाया और उसमें से करैक्टर्स को कंपेयर किया। इसको उन्होंने रन किया है और ये कमांड्स वगैरह उन्होंने दी है। अगर CS4 604 आपने पढ़ी हो तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि जब हम लिनक्स में काम करते हैं तो ये वाली कमांड्स किसी भी फ़ाइल को या किसी भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल को या सी फाइल को रन करवाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये फिर उन्होंने एक और कोड दिया है, उसको कोड को क्या करवाया, उसमें हमें हमारे पास इज़ की प्रेस्ड या इज़ कीबोर्ड प्रेस्ड इवेंट उन्होंने वहाँ पे जनरेट करवाए हैं कि अगर हमने क्या करना है, कोई भी की प्रेस करनी है, जैसे हम किसी भी यूज़र से इनपुट लेते हैं, अगर आप किसी भी फॉर्म की मिसाल ले लें तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लिखा होता है, सेकंड नेम लिखा होता है, फिर अपना एड्रेस लिखा होता है या फ़ोन नंबर लिखा होता है। इस तरह से वो जब भी इनपुट लेते हैं तो उस इनपुट को हम क्या करते हैं, वो भी एक तरह से इवेंट्स ही होते हैं। यहाँ पे भी वो फ़ाइल के अंदर कुछ नहीं रख रहा है, फ़ाइल के अंदर वो इनपुट करवा रहे हैं, क्या यूज़र ने कुछ इनपुट करना है और फिर उस इनपुट को वो कंपेयर करवाएंगे वाइल लूप से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ए को उन्होंने इक्वल ले लिया नेगेटिव के, फिर वो बी हमारे पास क्या है, बी वो है जो यूज़र से हमने डेटा लेना है, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल करवाएं तो वो यूज़र से डेटा लेंगे और यूज़र अगर बी की जगह एक्स प्रिंट करवा देगा तो फिर हमारा बी इज़ इक्वल टू ए हो जाएगा और ए को हमने क्या करना है, एक्स अगर हो गया तो ये हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। अगर एक्स की जगह यूज़र कोई और वर्ड लिखता है तो फिर ये लूप हमारी चलती रहेगी,
ठीक है। ये हमारे पास फिर डिफरेंट तरह के इवेंट्स हैं, जैसे ऑन की प्रेस इवेंट है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑन फाइल चेंज है कि अगर हमने फ़ाइल चेंज करनी हो तो उसके बाद हमारे पास कौन से इवेंट्स अकर होने चाहिए। ये बेसिकली C++ के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपने देख लेने हैं। लेक्चर नंबर 2 की जानब चलते हैं। ये वही एग्जांपल है क्योंकि वीयू वाले रिपीट करते रहते हैं ना 50-50 मिनट के लेक्चर लेके। यहाँ पे फिर हमारे पास जो थ्योरी में आता है वो यहाँ से फिर रियल टाइम में वो बताते हैं कि इवेंट हमारे पास है क्या। इवेंट हमारे पास है अकरेंस विद इन अ पार्टिकल सिस्टम और डोमेन। किसी भी सिस्टम में किसी भी चीज़ का आकार होना वो एक तरह से इवेंट है। अब देखें, आप इस माइक्रोसॉफ्ट एज को एक सिस्टम समझ लें और मैं जब यहाँ से माउस को मूव कर रहा हूँ या फिर यहाँ से ऐड टेक्स्ट कर रहा हूँ या फिर कुछ ड्रा कर रहा हूँ, ये एक तरह से हमारा इवेंट हो गया। तो हमारे पास 2 मीनिंग्स होते हैं इवेंट के, समथिंग दैट हैपेंड एंड द करस्पॉन्डिंग डिटेक्शन इन कंप्यूटर वर्ड। अब देखें, अब हमने क्या किया, रियल टाइम में मैं जब भी इस माउस को यहाँ से टच करता हूँ तो कंप्यूटर ने ये डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, एक तरह का इवेंट ये है कि मैं इसको टच कर रहा हूँ, ये हमारा रियल टाइम इवेंट हो गया। और कंप्यूटर में इवेंट क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि वो टच कर रहे हैं और उसको हमने क्या करना है, रिस्पॉन्ड देना है। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आता है कंप्यूटर की जानिब से वो हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इवेंट होते हैं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को कहा कि हमने यहाँ से ड्रा करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रा पे क्लिक किया तो कंप्यूटर ने हमें रिस्पॉन्स दिया कि आप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिर कुछ भी ड्रा कर सकता हूँ। ये कंप्यूटराइज्ड हमारे पास इवेंट हो गए। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं कि इवेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। ये तकरीबन 29 पेज पे था। तो ये बुक बड़ी कमाल की है, यहाँ से आप इसकी थ्योरी वगैरह को रीड कर सकते हैं। An event is an occurrence within a particular system or domain. It is something that has happened. ये वो चीज़ होती है जो हैपन हो चुकी होती है या वो चीज़ होती है जो हम हैपन करवाना चाहते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास बुक ओपन हुई पड़ी है तो ये एक तरह से इवेंट के ज़रिए ही ओपन हुई पड़ी है। अब इस बुक के अंदर कोई भी हम चेंजेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं या फिर या इस बुक को हम क्लोज़ कर लेते हैं, ये भी एक तरह से हमारे पास इवेंट है। एक तरह का इवेंट ये हुआ पड़ा है हमारे पास, हैपेंड हुआ पड़ा है कि हमने इसको ओपन कर लिया। अब फर्दर मोर जब हम इसमें कोई भी इवेंट अकर करेंगे तो वो आगे मतलब फ्यूचर में कोई भी इवेंट हमारे पास होगा वो अकरेंस में आ जाएगा। ठीक है, कि हमने क्या क्या चीज़ इसमें अकर करनी है। एन इवेंट कैप्चर्स समथिंग फ्रॉम द एक्चुअल अकरेंस एंड मल्टीपल इवेंट्स में कैप्चर वन अकरेंस। देखें, यहाँ पे उन्होंने 2 बातें कर दी हैं कि एक इवेंट हमारे पास होता है जो किसी भी चीज़ के एक्चुअल अकरेंस पे डिपेंड करता है और जो दूसरे इवेंट होते हैं मल्टीपल इवेंट्स में कैप्चर वन अकरेंस। अब देखें, यहाँ पे जो हैंड आउट्स हमने ओपन किए हैं ये चीज़ अकर हो चुकी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक इवेंट को जनरेट कर लिया, यानी एक इवेंट को फैच कर लिया कि हैंड आउट्स हमारे पास ओपन हुए पड़े हैं। अब फर्दर मोर इसमें जब हम वो एप्लीकेशन में या इसमें हम एडिटिंग करेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ हम यहाँ से ड्रा करेंगे, तो ये जब वो सारे हैंडआउट्स के ये जो सारे हमारे पास इवेंट्स मिल के एक अकरेंस बना देंगे। जब हम दूसरी बार इसको ओपन करेंगे तो वो चीज़ें जो भी इसमें एडिटिंग हुई पड़ी होंगी, जैसे ये पहले से एडिटिंग इसमें हुई पड़ी है, ड्राइंग हुई पड़ी है, तो ये तरह के हमारे पास जो इवेंट होगी वो एक ही अकरेंस में आ जाएंगे, यानी फर्दर मोर वो कोई भी इवेंट जनरेट नहीं करवा सकेगा। फिर हमारे पास होते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट। जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती, तो इस तरह की जो इवेंट्स को कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट। तो मे और मे नॉट रिलेट टू एन एक्चुअल अकरेंस। अब इसकी उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक फ्रॉड डिटेक्शन इवेंट ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब बैंक में हम किस तरह फ्रॉड डिटेक्ट करवा सकते हैं। अब जैसे मेरा अकाउंट है, अब मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, अगर इस लोकेशन के अलावा इसी टाइम में कोई भी मेरी ट्रांजैक्शन हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, मुझे एसएमएस भेज देते हैं कि फ़लानी जगह से आपने क्या करवाई है, ट्रांजैक्शन करवाई है। तो आया क्या वो आप थे या कोई और था। ठीक है, तो इस तरह के जो इवेंट्स को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट, कि आपके अकाउंट से जो भी रकम गायब हुई है या किसी ने ट्रांजैक्शन करवाई है, क्या वो फ्रॉड पे मबनी तो नहीं थी, मतलब आपने ही करवाई है। तो इस तरह के जो रियल टाइम में हमारे पास ये जनरेट होकर इवेंट आएंगे वो प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट होंगे।
मैं जब बैंक वालों को कहूँगा कि हाँ जी ये मैंने खुद ट्रांजैक्शन करवाई है, तब फिर वो क्या करेंगे, अपने सिस्टम में वो चीज़ करेक्ट करके डाल लेंगे। ठीक है। तो हर बार जब भी हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो हमारे पास एक एसएमएस आ जाता है कि फ़लाने टाइम को आपने इतनी रकम अपने अकाउंट से निकलवा ली थी। ठीक है। या इजी पैसा से हम कोई भी करते हैं ट्रांजैक्शन, तो उसका भी हमें मैसेज आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है कि आपने वो चीज़ की है या नहीं। अब देखें, जीमेल अकाउंट है हमारा, अगर हम अपने कंप्यूटर के अलावा किसी भी और कंप्यूटर पे उसको लॉगिन करना चाहें, तो अगर उसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है तो हमें पहले क्या करता है, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी पड़ती है कि आया कि आपने ये चीज़ ओपन की है वहाँ पे या नहीं। हालांकि हमारा पासवर्ड भी करेक्ट होता है, फिर भी हमारे पास एक वेरिफिकेशन का मैसेज आता है कि ये कोड आपने वहाँ पे डालना है, और इस कोड को डालते ही फिर आपने वहाँ से लॉगिन कर लेना है। ठीक है। तो ये तो आम सी बातें होगी। ये भी फ्रॉड डिटेक्शन वाले मामले में भी आ जाता है कि कोई आपके मतलब जिसको आपने पासवर्ड दिया है वो किसी दूसरे लोकेशन पे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे वो आपका अकाउंट लॉगिन करवाना चाहता है कि वो आप कर रहे हैं या नहीं। सही है। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इन द इवेंट डिस्क्राइब डिटेल ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स। तो हमारे पास वेरियस टाइप के इवेंट हैं। की प्रेस इवेंट है हो गया हमारे पास, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा कि आपने क्या करना है कि उसने इनपुट लेनी है आपसे, तो आपने की प्रेस करना है। ठीक है। अब हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो ऊपर से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने इसको अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। तो एक तरह से वो भी हमारा की प्रेस इवेंट हो गया कि हमने उसको अलाउ करना है या डिनाई। ठीक है। या फिर हमारे पास फ़ाइल इवेंट हो गए। ये देखें, एक हमारे पास ये फ़ाइल हैंडआउट्स ओपन हुए पड़े हैं, अगर हम इसकी जगह कोई और फ़ाइल ओपन करवाना चाहें तो वो भी हमारे पास फ़ाइल इवेंट हो जाएंगे। आगे फिर हमारे पास 2 तरह के इवेंट आ जाते हैं। एक होता है हमारा सिंक्रोनियस ऑपरेशन या सिंक्रोनियस इवेंट, और दूसरा होता है एसिंक्रोनियस इवेंट। ये शॉर्ट में भी वो आपसे सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कौन से इवेंट होते हैं। देखिए, जो सिंक्रोनियस इवेंट होते हैं वो एक ही मतलब सीधी लाइन में या एक ही काम को बार बार करने वाले इवेंट्स को हम कहते हैं सिंक्रोनियस इवेंट। और एसिंक्रोनियस इवेंट वो होते हैं कि एक काम हमारे पास मुकम्मल नहीं हुआ और हमने दूसरा काम ले लिया। अब इसकी मिसाल उन्होंने कॉफ़ी शॉप एनालॉजी से ली है कि इसमें 2 तरह के इवेंट्स होंगे। अब देखें, जब भी हम किसी कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉफ़ी शॉप वाले को आर्डर देते हैं कि इतनी कॉफ़ीज़ या इतनी चाय हमें चाहिए। ठीक है। तो वो कॉफ़ी वाला क्या करता है, अगर वो सिंक्रोनसली अमल कर रहा हो, यानी अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो वो क्या करेगा, वो आपके आर्डर पे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। जब आपका आर्डर कंप्लीट होगा फिर वो नेक्स्ट कस्टमर को सर्व करेगा। अब मैंने उसको कहा कि मुझे 2 चाय चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से वो 2 चाय बनाना शुरू कर देगा, और वो 2 चाय जब तक मुझे नहीं देगा वो किसी दूसरे कस्टमर को मतलब सर्व नहीं कर पाएगा। ये हो गया हमारे पास सिंक्रोनस इवेंट। फिर हमारे पास आता है एसिंक्रोनस इवेंट। एसिंक्रोनस इवेंट में क्या होगा, बहुत से कस्टमर उसके पास आएंगे और उस कस्टमर से वो सारे आर्डर लेके एक ही टाइम पे सबको सर्व करेगा। यानी अब आ जाते हैं उसके पास 10 कस्टमर आ जाते हैं, कहते हैं कि हमें चाय दो, तो वो 10 कस्टमर की चाय एक ही टाइम पे बना के सबको एक ही मतलब टाइम पे सर्व करेगा। ये होता है हमारे पास एसिंक्रोनस इवेंट। अब ये कंप्यूटराइज्ड इवेंट्स की बात करें तो सब ये हमारे पास एसिंक्रोनसली काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, जब हम की कोई प्रेस करते हैं तो वो की प्रेसेस होती जाती हैं और अगला इवेंट हमारे पास अकर होता जाता है। और कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि जब वो सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता तो हम किसी दूसरी विंडो पे चले जाते हैं, उस विंडो पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब देखें, आप समझ लें कि इस इवेंट को यानी इस विंडो पे हमारा सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम दूसरी इवेंट पे चले गए। ठीक है। तो इस इवेंट में हमारा विंडो जो होता है या हमारा सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड कर देता है, तो हम अपना काम यहाँ से कर लेते हैं। सही है। तो इन दोनों इवेंट्स में सबसे अच्छा इवेंट कौन सा होता है, सबसे अच्छा और एडवांटेज जिसमें हमारा है वो है एसिंक्रोनस में। अब देखें, जब हम सिंक्रोनस इवेंट कोई करते हैं तो एक कस्टमर को सर्व करने में बहुत सा टाइम लग जाता है, और जब किसी दूसरे कस्टमर आते हैं तो वो वेट में लग जाते हैं, यानी वो ब्लॉकिंग में आ जाते हैं कि कोई काम नहीं कर सकते आप उसका। ठीक है। तो ये एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से भी कॉफ़ी शॉप वाले उन्होंने दी हुई है, इस पिक्चर को आप समझिए।
वो कहते हैं कि कस्टमर उसके पास आता है, वो फिर अपने किचन में जाते हैं, उसको कहते हैं कि आपने ये चीज़ करनी है, तो किचन वाला सबसे पहले क्या करता है, वो उसी चीज़ को बनाने में शुरू कर देता है। ये चाय और पेस्ट्री यानी एक कस्टमर के वो बनाने में लग जाता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर वेटर आता है, वो चाय और पेस्ट्री उसको सर्व करता है जिस कस्टमर का होता है। ठीक है, ये हमारे पास सिंक्रोनस इवेंट की मिसाल होगी। और एसिंक्रोनस में क्या करता है कि वो बहुत से वेटर आते हैं, उनको कहते हैं कि आप अपनी जगह पे जाएं, यानी अपनी टेबल पे जाके बैठ जाएं। देखें ये दो तरह के कस्टमर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, दोनों को फिर एक ही टाइम पे सर्व करता है। सही है। तो ये नीचे आप थ्योरी भी पढ़ें। तो इन पर्टिकुलर देयर इज एन ऑर्डर इज कंप्लीट इवेंट विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू अदर इंडिपेंडेंट इवेंट। पहला इवेंट हमारे पास क्या हो गया कि कॉफ़ी इज़ रेडी और पेस्ट्री इज़ हीटेड। यानी पहले कस्टमर ने हमें क्या कहा कि आपने कॉफ़ी भी लानी है हमारे लिए और पेस्ट्री भी, तो वो क्या करेगा, कॉफ़ी बनाना शुरू कर देगा और वो पेस्ट्री को बेकन में डाल के उसको हीट करना शुरू कर देगा। अब दूसरा कस्टमर जब आएगा वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी वो वेटिंग में चला जाएगा कस्टमर हमारा ये जो खड़ा है। तो उस कस्टमर को कब रिस्पॉन्स करेगा, जब पहले वाले कस्टमर का हमारा ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस इवेंट आपने यहाँ से देख लेने हैं। लेट्स एग्जाम्पल ऑफ द इवेंट्स इन कंप्यूटिंग सिस्टम। अब कंप्यूटिंग सिस्टम में हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब देखें कोई भी प्रोग्राम जब हम रन करवा रहे होते हैं, हमारे जो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है, तो वो एक तरह से सिस्टम या कंसोल एप्लीकेशन या हमारा जो भी कंपाइलर होता है वो एरर जनरेट करवा के हमें दे देता है। एक तरह से वो भी हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। या फिर कोई भी कंपाइलेशन में हमारे पास ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को ऑफ़ करते हैं और दोबारा से फिर कोड को कंपाइल करते हैं, तो वो इंटरप्ट हमारे पास जनरेट हो गई कि यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने इस प्रोग्राम को कंपाइल होने ही नहीं दिया। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारे पास जो इंटरप्शन जनरेट होते हैं वो होते हैं डिवाइड बाय ज़ीरो। कभी कभी हम इस तरह करते हैं कि कोड को जल्दी में लिखने के लिए हम उसकी जो आप कह लें एवरेज निकालना चाहते हैं, तो जल्दी में एवरेज में हमारे पास मिस्टेक हो जाती है। जिस तरह अभी CGPA निकालनी थी, अगर CGPA को हम उसको डिवाइड बाय 3 कर रहे थे ना, डिवाइड बाय 4, तो अगर डिवाइड बाय 0 करते तो हमारे पास एक इंटरप्शन जनरेट होती या एरर जनरेट होता और हमारी CGPA थी वो सही तरह से ना निकलती, और इस तरह से हमारी जो असाइनमेंट थी वो रन तो हो जाती है लेकिन उसकी जो आउटपुट थी हमारे पास वो सही ना होती। ठीक है, तो कंप्यूटर अगर हमने पहले कोई प्रोग्राम लिखा होता, डिटेक्ट कराया होता कि अगर इसकी जो एवरेज है वो 4 पे डिवाइड करने से नहीं निकलती सही, तो आपने क्या करवाना है, आपने एक हमें नोटिफिकेशन देना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही तरह से आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, तो CS 608 की असाइनमेंट आई थी, वो भी उसी तरह की कोडिंग वाली थी। तो उसमें भी उन्होंने एक अपना हमें टेस्ट केस बना के दिए थे, उस टेस्ट को रन करवाना था। अब यूनिवर्सिटी वालों ने जो कोड दिया था उस कोड में बहुत से एरर थे और बेसिकली उन्हीं एरर का हमने बताना था कि इन एरर की वजह से हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो सकता है या नहीं। सही है, तो वो असाइनमेंट जो बनाई थी उसमें भी यही एरर था, डिवाइड बाय 0 एरर, कि आपका जो टेस्ट है ये पास है या फेल है। तो सिस्टम ने हमें बताना था कि ये टेस्ट हमारा क्या है, फेल है। फिर होता है पेशेंट मॉनिटर बाय सेंसर। अब कोई भी पेशेंट होता है, जब उसकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है तो सेंसर्स लगे होते हैं, और जो हमारे सेंसर्स होते हैं एक हार्ट बीट की लिमिट पर सेट कर दिए जाते हैं कि आपने क्या करना है, अगर इसकी हार्ट बीट इस लिमिट से ऊपर हो जाए तो अलर्ट आपने जनरेट कर देना है। जिस तरह हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि अगर पेशेंट की हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है तो फिर डॉक्टर दौड़े चले आते हैं। ठीक है ना, वो पीप पीप कर रहा होता है। तो इस तरह के सेंसर, अब देखें एक तरह का यहाँ पे रियल टाइम अगर देखें तो 2 तरह के इवेंट्स यहाँ पे जनरेट होंगे। अगर रियल टाइम की बात करें तो पेशेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो अंदरूनी लिहाज से हार्ट बीट उसकी तेज़ हो। पहली बात यह है कि मशीन भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये मशीन का भी इवेंट खुद से जनरेट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट किसी चीज़ को देख के शॉक हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट क्या है, तेज़ हुई है, यानी तबीयत उसकी ख़राब नहीं हुई। जैसे हम देखते हैं कि हमें भी शौक लग जाता है, किसी हम ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ को देख लें तो हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है या हार्ट बीट कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो हमारे पास सेंसर हमें अलर्ट मैसेज जारी करेंगे, सेंसर का तो काम होता है वो अलर्ट मैसेज जारी करना, लेकिन उस अलर्ट को जब हमने अपना आप कह लें कि उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन की तो फिर हमें पता चला कि ये अलर्ट हमारा किस वजह से जारी हुआ है। ठीक है,
और फिर हमारे पास कार सेंसर आ जाते हैं, कार सेंसर। या फिर आप बाइक की बात कर लें तो बाइक पे भी कुछ ऐसे हमारे पास अलार्म वगैरह लगे होते हैं कि कोई भी हमारी बाइक को टच करता है तो फिर वो बाइक से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो भी एक तरह के सेंसर्स ही होते हैं। या फिर हम बैंक में देख लें, बैंक में या किसी बड़ी कंपनी में आप देख लें, जब वो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि हीट का उन्होंने एक लेवल सेट किया होता है कि अगर हीट का लेवल इस मतलब हमारे लेवल से ऊपर हो गया तो इसने क्या करना है, अलार्म ने फिर अलर्ट जारी करवा देना होता है। सही है। तो एक तरह से ये भी हमारे पास रियल टाइम इवेंट्स हो गए। ठीक है, इवेंट्स की तो आपको समझ आ गई ना। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस इवेंट ये भी मैंने आपको समझा दिया कि एसिंक्रोनस वो इवेंट होते हैं कि आपने किसी चीज़ को वेट नहीं करवाना होता, कि सभी इवेंट आपने एक ही टाइम में कर दिए होते हैं। जबकि सिंक्रोनस इवेंट वो होते हैं कि एक इवेंट आपके पास कंप्लीट होगा और दूसरा इवेंट उसके बाद आपने ले लेना है। अब हम देख लें, जब हम असाइनमेंट बनाते हैं तो बहुत से हमारे पास बच्चे आते हैं असाइनमेंट बनवाने, तो सबका हम क्या कर लेते हैं, आईडीज़ वगैरह और पेमेंट वगैरह ले लेते हैं, और जब काम करने बैठते हैं तो बारी बारी सबको हम सर्व करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम एसिंक्रोनसली काम कर रहे होते हैं। अगर सिंक्रोनस हम काम करें तो फिर मतलब पहले पहले जो बच्चा आया, जब तक उसको असाइनमेंट हम नहीं देते तब तक किसी और की पेमेंट नहीं लेते। ठीक है, तो एक तरह से हमने वो बच्चों को ब्लॉक कर दिया। किस तरह ब्लॉक कर दिया कि एक का काम नहीं हुआ इसलिए हम दूसरा ऑर्डर नहीं ले रहे। ठीक है, तो सम टाइम ऐसा होता है सिंक्रोनस इवेंट हमारे पास एडवांटेजेस में भी होते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि ये डिसएडवांटेजेस में भी होते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस में ये कब होते हैं, जब भी हम वर्ड में कुछ चीज़ लिखते हैं और कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो वो ये एडवांटेजेस में होते हैं कि अगर सबसे पहले आपने यहाँ से जो भी चीज़ लिखी यानी F लिखा, जब तक F ना लिखा जाए तब तक अगला इवेंट आपका ना जनरेट हो। यानी ये सिंक्रोनस काम करता है, हमारा जो कीबोर्ड वाला इनपुट होता है। ठीक है, और जब हमारा ये जो फाइल सिस्टम होता है, यानी किसी विंडो को हम मिनिमाइज़ करके दूसरी विंडो ओपन कर लेते हैं, ये हमारा एसिंक्रोनस होता है। यानी यहाँ पे मैंने ये 4 तरह की बुक्स ओपन कर रखी हैं, तो ये 4 तरह के मेरे पास इवेंट्स हैं और ये एसिंक्रोनसली काम कर रहा है कि मैं किसी भी टाइम किसी भी बुक पे जा सकता हूँ, उसमें एडिटिंग कर सकता हूँ, फिर वापस आके उस बुक पे आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिंक्रोनसली काम कर रहा होता है। समझ आ गई जी। फिर हमारे पास जो उन्होंने एक आखिरी एग्जांपल दी है वो है जी, यहाँ से एक फ़्लावर शॉप वाली मिसाल है। तो ये यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ फ्लावर शॉप वाली, कि एक फ़्लावर शॉप है और उस फ्लावर शॉप ने क्या किया है कि डिफरेंट तरह के ड्राइवर्स को हायर किया हुआ है कि जब भी हमें डिलीवरी मिलेगी यानी कोई भी ऑर्डर मिलेगा तो हम जो भी उस लोकेशन में या उस एरिया में ड्राइवर्स होंगे उनको हम एक नोटिफिकेशन भेज दें कि एक ऑर्डर हमारे पास आया है और आप उसमें अपना बिड करें। अब बिडिंग सिस्टम किस तरह होता है, जिस तरह आप आईपीएल का देख लें। ठीक है, जो भी क्रिकेट टीम होती है वो किसी भी प्लेयर पे बिड करती है कि इतनी रकम हमसे ले लो या इतने पैसे हमसे ले लो, ये प्लेयर हमारे टीम में खेलेगा। सही है, तो ये ड्राइवर भी बिड करेंगे। वो बिड किस तरह करेंगे कि हमने इतने पैसे लेने हैं और इस टाइम में हम क्या करेंगे, उसको या उस ऑर्डर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखें वो जैसे चैनल पे हम ऐड लगाते हैं खुद, कैसे। चैनल की जो है वो ऐड चलवाते हैं ना हम खुद, तो हाँ वहाँ पे हाँ, वो जिस बिडिंग तरह होती गूगल है। एडवर्टाइजमेंट में, हाँ जी जी वो जी करते हैं, हम गूगल एड्स लगाते हैं, उसमें बिड करते हैं कितने टाइम के लिए। ये भी बिल्कुल जी। सेम उसी तरह ही है। और इसमें हमने इवेंट बताने हैं कि इवेंट कौन कौन से हो रहे हैं। पहला इवेंट हमारे पास ये है कि आपको ऑर्डर मिला, यानी फ्लावर शॉप वालों को एक ऑर्डर मिला तो उसने इवेंट जनरेट करके ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजे। ठीक है, मतलब हमारे हम्म। पास अगर 4 ड्राइवर हैं तो 4 ड्राइवर को नोटिफिकेशन भेजेंगे। फिर वो ड्राइवर क्या करेंगे, फिर ड्राइवर्स वो रियल टाइम पे सोचेंगे कि हाँ जी हमने इतने पैसे लेने हैं और इतना टाइम हमने उनको बताना है। अब एक ने कहा कि मैं 2 मिनट में ये काम करूँगा, एक ने कहा कि मैं 4 मिनट में करूँगा, एक ने कहा 6 मिनट में करूँगा, एक ने कहा 8 मिनट में करूँगा। ठीक है, उन्होंने अपनी बिड्स उस फ्लावर शॉप वालों को भेज दी। अब फ्लावर शॉप वालों के पास क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है और वो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, उसके पास हर ड्राइवर की रिपोर्ट है कि आया कि जो ड्राइवर कह रहा है 2 मिनट में, पहले वाली उसकी असाइनमेंट देख लो, यानी पहले वाला उसका काम देख लो कि वो 2 मिनट में कर सकता है या नहीं, या झूठ बोल रहा है। हम्म। फिर वो दूसरे को देखेगा, फिर तीसरे को देखेगा, फिर चौथे को देखेगा। ठीक है, तो वो सब को देखेगा और सब की परफॉर्मेंस को चेक करेगा। फिर वही कंप्यूटर बताएगा कि आपने ये वाला मतलब ऑर्डर है वो किसको देना है। ठीक है, वो बिड रेट्स को भी देखेगा, वो बिड टाइम को भी देखेगा। ठीक है,
अब इसमें जो हमारे पास पहला इवेंट ये हो गया कि हमारे पास ये फ्लावर शॉप वालों को ऑर्डर मिला। उसने क्या किया, उसने ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेजा। अब ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है, यानी रियल लाइफ इवेंट इसमें एक अकरेंस हो जाती है कि वो क्या करेंगे, वो लोकेशन को देखेंगे कि हमने कहाँ से फ्लावर लेके किस लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है। और वो जब तक वो बिड नहीं करेंगे, ये हमारा जो है सिस्टम रुका पड़ा होगा, यानी ये एसिंक्रोनसली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सिंक्रोनियस बल्कि, ठीक है। सिंक्रोनियस किस तरह कि जब तक ये ड्राइवर रिस्पांस नहीं देंगे तब तक ये फ्लावर वाला क्या कहेगा, उसको जिसने इसको ऑर्डर दिया होगा उसको ये नहीं बताएगा कि आपका ऑर्डर इतने मिनट में आ जाएगा। या फिर हम पिज़्ज़ा डिलीवरी कहते हैं कि पिज़्ज़ा वालों को ऑर्डर मिलता है, वो किसी बाइक वाले को कहते हैं कि आपने 30 मिनट में ये ऑर्डर उनको पहुंचाना है। अगर 30 मिनट में आपने ये नहीं पहुंचाया तो ये उनको आप फ्री दे के आना, और इसकी जो पेमेंट होगी वो हम आपकी सैलरी से काट लेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बनती जाती है और महीने के बाद उनकी रिपोर्ट उनको दे दी जाती है ड्राइवर्स को कि आपकी परफॉर्मेंस ये थी, आपकी मतलब जो पेमेंट है वो इतनी बनती है, और आपने जो डिलीवरी को डिले करवाया तो आपकी पेमेंट हमने इतनी काट ली, सही है। तो ये बेसिकली फ्लावर्स वाला काम भी यही है कि वो ड्राइवर को बिड करते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ उनको बताना है कि इवेंट्स कौन कौन से हैं। पहला इवेंट ये है कि उनको ऑर्डर मिला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन भेज के नोटिफाई किया। अब यहाँ पे फिर रियल टाइम यानी ह्यूमन का इवेंट एक जनरेट हो रहा है हमारे पास कि वो बिड करेंगे, और बिड में क्या होगा कि वो डिलीवरी बिड करेंगे कि हमने असाइनमेंट इतने टाइम में कंप्लीट करनी है और हमें इतने पैसे चाहिए, ठीक है। वो फिर इन सब बिड्स को क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम में डालेगा। फिर यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड इवेंट हमारे पास होंगे। कंप्यूटराइज्ड इवेंट हमें क्या करेंगे, वो देखेंगे हर ड्राइवर की रिपोर्ट, और उसी रिपोर्ट को देखते हुए फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कहेगा कि इस ड्राइवर को आपने ये वाला ऑर्डर देना है। वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा, चौथा, जितने भी ड्राइवर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये सब फिर वो उस ड्राइवर को देंगे। ड्राइवर फिर आएगा, यहाँ से फूल पिक करेगा और फूल को क्या करेगा, जिस लोकेशन पे सर्व करना होगा वहाँ पे वो दे के जाएगा, सही है। ये इवेंट का अगेन बता दें कि फर्स्ट तो इवेंट ये हो गया कि ऑर्डर आया उनको फ्लावर्स का। फिर वो ऑर्डर, ठीक है, फिर वो ऑर्डर के ज़रिए फिर हमारे पास कंप्यूटराइज्ड इवेंट जनरेट होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, उन चारों को नोटिफिकेशन भेजेगा। ये कोई भी मोबाइल ऐप हो सकता है, एसएमएस के ज़रिए हो सकता है, या फिर कि उसी कंपनी की अपनी एप्लीकेशन हो सकती है उसके ज़रिए, या फिर वो कॉल करके भी कह सकते हैं कि ये हमारे तो पास। जी ये जो ड्राइवर को जो है उन्होंने कहा है कि फ्लावर्स जो है ना वो भेजने हैं कहीं पे, जी जी, तो ये क्या होगा? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारी शॉप है फ्लावर्स की शॉप, हम किसी ड्राइवर को कहेंगे वो कंप्यूटराइज्ड फिर इवेंट होगा, ठीक है ना। ठीक है। हम अपनी एप्लीकेशन में डाल देंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर आया है और आपने इनको नोटिफिकेशन देना है। जिस तरह हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है कि ये तो फिर वीडियो आई हुई। ये तो ऑनलाइन वर्क हो गया ना, ड्राइवर से फेस टू फेस भी तो बात होती है ना। अब देखें, बहुत से ड्राइवर हैं, ठीक है, और बहुत सी लोकेशंस हैं, तो ये कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, जीपीएस लोकेशन को देखेगा ड्राइवर की, ठीक है, कि वो ड्राइवर कहाँ पे है। उस एरिया में जो भी ड्राइवर होगा उन ड्राइवर्स को वो लोकेशन में को देखते हुए नोटिफिकेशन भेजेगा, ठीक है। अब कंपनी के पास 100 से ज़्यादा ड्राइवर हैं, कोई इस्लामाबाद में काम कर रहा है, कोई मुल्तान में काम कर रहा है, कोई कराची में काम कर रहा है, तो वो सारों को तो नहीं देखेगा। वो देखेगा कि हाँ जी इस्लामाबाद का ऑर्डर है तो इस्लामाबाद वालों को ही नोटिफिकेशन हमने भेजना है। तो ये कंप्यूटराइज्ड इवेंट होगा। वो कंप्यूटर के पास इंफॉर्मेशन भेजेगा, जीपीएस लोकेशन भेजेगा, और कंप्यूटर का काम होगा कि उन ड्राइवर को वो क्या करे, नोटिफाई करे, सही ठीक है। हाँ, तो फिर ड्राइवर ये रियल टाइम फिर ह्यूमन की एक्टिविटी आ जाती है, इसमें ह्यूमन इवेंट आ जाते हैं कि ड्राइवर क्या करेंगे, बिड करेंगे, उसमें टाइम भी देंगे और कहेंगे कि हमने इतने पैसे लेने हैं। ये बिड रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है, बिड इस तरह करते हैं ना, सही है। तो फिर वो दोबारा इन्फॉर्मेशन को वो कंट्रोल सिस्टम में डालेंगे, कंप्यूटराइज्ड इवेंट यहाँ से फिर जनरेट होगा। फिर कंप्यूटर बताएगा कि कौन से ड्राइवर को हमने ये असाइनमेंट या ये टास्क देना है, सही है। ठीक है, ओके ठीक। हाँ, तो फिर आपने यहाँ से नीचे रीड कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम ये एसिंक्रोनस या इवेंट बेस्ड सिस्टम को ना अपना एप्लीकेशन में डालें तो हमारे पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बच जाता है, यानी हम इवेंट को नहीं रखना चाहते अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है।
तो फिर वो क्या होगा, जिस तरह हमने कॉफ़ी शॉप की मिसाल ली, तो एक पोलिंग सिस्टम हमारे पास इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट रह जाती है कि हमारे पास एक पोलिंग सिस्टम जनरेट होगा। अब पोलिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी वेटर होता है वो क्या करता है, वो हर कस्टमर के पास जाता है और बारी बारी उनसे पूछता है कि आपको कोई और चीज़ चाहिए, आपको कोई और चीज़ चाहिए, आपको कोई और चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो पोलिंग सिस्टम है ये टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है और इसमें हमारा बहुत सा टाइम जो होता है वो ऐसे समझें कि यूज़ हो जाता है ऐसे फालतू में, ठीक है। तो इवेंट्स किसी भी चीज़ को या किसी भी एप्लीकेशन को अच्छा बनाने के लिए इवेंट्स हमारे पास चाहिए ही होते हैं। अब आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे आपको कॉल आ गई, तो फिर व्हाट्सएप ने एक इवेंट जनरेट किया और वो कॉल क्या होगी कि आपकी पूरी स्क्रीन पे उस कॉल वाले का नंबर आ जाता है। या फिर हम लोकल कॉल करते हैं तो फिर आपको वो कॉल आ जाती है, यानी फेसबुक को वो मिनिमाइज़ कर देता है और जो भी आपका रियल टाइम इवेंट वहाँ पे हो रहा होता है उसको आकर कर देता है, ठीक है। अब पोलिंग वाले सिस्टम में क्या होगा कि जब तक आप व्हाट्सएप ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसका मैसेज आया है, किसकी कॉल आई है, वो रुका रहेगा सिस्टम तब तक, ठीक है। तो ये पोलिंग वाला जो सिस्टम है ये हमारे पास वेस्ट ही है, ऐसे समझो। हम्म। अच्छा, फिर यहाँ पे वो ये ड्राइवर का बता रहे हैं कि वीक ड्राइवर कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग ड्राइवर कौन सा होगा और इम्प्रूविंग ड्राइवर कौन सा होगा। अब वीक ड्राइवर वो होगा जो सिंक्रोनसली काम कर रहा होगा, यानी एक उसने ऑर्डर लिया, वो ऑर्डर कंप्लीट करके किसी दूसरे ऑर्डर पे वो फिर काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। हालांकि वो सेम लोकेशन पे उसने पहुंचाने होंगे। अब देखिए, मैंने एक ऑर्डर दिया फ्लावर शॉप वालों को कि आपने क्या करना है कि मुझे ये फ्लावर देना है, और 3 मिनट बाद मैंने दूसरा ऑर्डर उनको दे दिया। तो वो ड्राइवर क्या करता है कि वो पहला ऑर्डर कंप्लीट करता है, फिर जाता है, फिर दूसरा फ्लावर लेके आता है। तो फिर मैं सारा दिन अगर एक ही मतलब ऑर्डर देता रहूँ तो वो क्या करेगा, आएगा, मुझे फ्लावर दे के जाएगा, फिर दूसरा ऑर्डर लेके फिर आएगा, फिर फ्लावर दे के जाएगा। तो ये हमारे पास जो ड्राइवर होता है वो वीक ड्राइवर होता है, यानी एक टाइम पे वो एक असाइनमेंट कर रहा होता है। और जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो मतलब 2-3 ऑर्डर सेम टाइम पे लेके ना, अब देखें वो एक सिटी में जाता है, एक सिटी के ऑर्डर अब 4 उसके पास हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो सबसे नज़दीक होता है पहले उसको सर्व करता है, फिर थोड़ा उससे दूर होता है उसको सर्व करता है, यानी वो वापस अपनी मेन लोकेशन पे नहीं पहुंचता कि वापस वो कंपनी के पास आए और ऑर्डर लेके चला जाए। जिस तरह ये टीसीएस वाले करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही सिटी में जिनके आपने पैकेट्स वगैरह देने होते हैं तो वो एक बाइक वाले को दे देते हैं और उनको लोकेशन भी दे देते हैं कि इस एड्रेस पे आपने ये वाला टीसीएस पहुंचाना है। तो वो बाइक वाला क्या करता है, वो सारा दिन उन्हीं ऑर्डर को यानी उस एड्रेस पे पहुंचाता रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्राइवर हो गया। ये वैसे आते नहीं हैं, इन्होंने ऐसे ही लिख लिया है फालतू में। और इम्प्रूविंग ड्राइवर वो होता है कि वो अपना काम डे बाय डे इंक्रीज़ करता जाए, यानी पहले दिन अगर उसने एक ऑर्डर कंप्लीट किया, दूसरे दिन वो कोशिश करे कि मैंने 2 ऑर्डर लेने हैं और इसको कंप्लीट करने हैं, तीसरे दिन उसने 3 लिए, 4 लिए, ऐसे जो ऑर्डर होंगे वो हमारे पास इम्प्रूविंग ड्राइवर होगा।